हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका कॉमन पेपर है और पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकेंड यूनिट देखेंगे और सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं इसमें हम परिभाषा, कारण और रोकथाम, प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ के साथ साथ प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हम इस पूरे यूनिट में कवर करेंगे। और अलग अलग टॉपिक होगा, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम उसका अर्थ, परिभाषा और रोकथाम, प्रकार, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा जो इसका सब यूनिट 2.1 होगा, जिसमें आप लोगों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइलिटिस और सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपको 4 प्रकार की दिव्यांगताएं पढ़नी है, जिसमें आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो हो जाएगा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और मांसपेशीय क्षरण, ये सभी चीज़ें इसमें आपके आएंगी। तो इन चारों को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम दृष्टि दोष, अंधता, इनमें हम अंतर वगैरह देखेंगे। फिर श्रवण दोष, फिर उसके बाद भाषण और भाषा विकार, और उसके बाद बधिर, अंधता और बहुदिव्यांगता, ये हम 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद हम पोलियो के बारे में जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, इससे संबंधित आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पेपर में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि गामक संबंधी दिव्यांगताओं को समझाइए, इससे संबंधित कुछ बीमारियों के उदाहरण भी दीजिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन केवल गामक क्षमता के बारे में पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पोलियो या फिर आपको सेरेब्रल पॉल्सी या फिर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तीनों वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पोलियोमाइलिटिस के कारण और प्रकार, तो यहाँ पे केवल हम पोलियो पर फोकस करेंगे, ना कि हम सीपी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे हम फोकस करेंगे या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे। तो क्वेश्चन जिस भी प्रकार से पूछेगा हम सेम टू सेम उसी क्वेश्चन के अनुसार ही उसका उत्तर देंगे, ना कि हम कोई अदर टॉपिक उसके अंतर्गत लिखेंगे। अगर सेरेब्रल पॉल्सी पूछ रहा है जिसमें आपके रोकथाम के तरीके पूछ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे। या फिर हम सेरेब्रल पॉल्सी जो आपका है उसकी परिभाषा अगर पूछ रहा है या विशेषता पूछ रहा है, तो हम केवल उसको लिखेंगे, ना कि हम अदर चीज़ें इसमें लिखेंगे। तो ये 4 टॉपिक हम एक साथ पढ़ेंगे, और चारों टॉपिक में से अगर कोई भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो आप कोई एक ही टॉपिक लिखेंगे, ना कि आप कोई अदर टॉपिक उसके अंतर्गत लाएंगे कि हम एक यूनिट में पढ़ रहे हैं तो हमें सारा सब कुछ लिख देना है। अगर यहाँ पे गामा का क्षमता या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पॉल्सी पूछ लेता है कोई एक भी, तो हमें सब लिखना है, सब नहीं लिखना है। जो टॉपिक पूछेगा हमें केवल वही लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI 1992, जो कि 1992 में लागू हुआ था, इसके अनुसार देखेंगे कि जो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो क्या कहता है। व्यक्ति की अस्थियों, मांसपेशियों तथा नसों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसकी भुजाओं, अंगों या शरीर के अन्य भागों की क्रियाओं में सीमितता को गामक अक्षमता कहते हैं। क्योंकि गामक अक्षमता उसे हम कहेंगे जहाँ पे व्यक्ति के हड्डियों में, मांसपेशियों में या नसों में अगर कोई हानि पाई जा रही है, या फिर उनकी जो बाँह है जिसको भुजा बोलते हैं, जिसको हाथ बोलते हैं, या शरीर के कोई अंग हैं जो आपके डैमेज हैं, या फिर उसमें किसी भी प्रकार के चोट या फिर कोई भी उसमें कमी पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी को दर्शाएगा। अब यहीं पे हम पोलियो की बात करते हैं। तो पोलियोमाइलिटिस या पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी होती है। पोलियो जो होता है ये वायरस रीढ़ की हड्डी की इंटीरियर हॉर्न सेल को जा कर के ये
क्षतिग्रस्त करता है। जो आपके पीठ में रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में ये जा करके कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है। इसमें आप देखेंगे तो सर्दी जुखाम दस्त से ग्रसित या संक्रमित चीज़ें आपको लगातार होती रहेंगी और इससे बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और ये जो वायरस होता है इसका खतरा जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पोलियो जो होता है वो जन्म के 5 वर्ष के बच्चों को ज़्यादातर होता है, परंतु 6 माह से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर पोलियो नहीं पिलाया जा रहा है तो फिर बच्चों में ये खतरा देखने को मिल जाता है। 18 महीने तक के बच्चों में अगर देखें तो इनकी संख्या जो है वो पोलियो की जो है ज़्यादा संख्या देखने को मिल जाती है कि पोलियो से ग्रसित ये बच्चे जो 18 वर्ष के होते हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो पोलियो से ग्रसित ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे तो वायरस का संक्रमण जो होता है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे फैलता है, जो कि नाड़ियों में जाता है, कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण जहाँ पोषण की स्थिति खराब और शौचालय की अगर कमी हो रही है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों से जो पोलियो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। वहाँ पोलियो जो ग्रस्त बच्चे होते हैं अगर उन्होंने मल कर दिया है या मूत्र कर दिया है वहाँ पे, तो उसके जो वायरस हैं वो वायरस दूसरों को भी कहीं ना कहीं संक्रमित कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर वहाँ जो वायरस हैं मल मूत्र से जो वहाँ मक्खियाँ जा रही हैं अगर वो बैठ जा रही हैं, फिर आकर के वही खाद्य पदार्थ पे बैठ जा रही हैं या अन्य किसी तरीके से भी उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर उससे भी वायरस क्या होते हैं कि दूसरों के अंदर अगर घुस जाते हैं तो फिर उन्हें भी प्रभावित कर देते हैं। ये वायरस स्पाइनल कार्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल को जा करके ये ग्रेट मैटर को भेजता है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं उस हॉर्न सेल को ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त कर देता है और फिर धीरे धीरे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें काफ़ी डैमेज देखने को मिलने लगता है और फिर बाद में वही चल करके आप के जो बच्चे होंगे वो पोलियो से ग्रसित देखने को मिल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और जो हड्डियां होती हैं वो एक थोड़ा सा सिकुड़न आने लगता है, उनमें तनाव और स्थिरता जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसमें पोलियो में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे पोलियो में 3 प्रकार के यहाँ पे वायरस देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें आपके लियॉन आता है, लैसिंग आता है और ब्रांसहाइड आता है। तो ये 3 प्रकार के आपके पोलियो के वायरस हैं। कौन है? लियॉन है, लैसिंग है और ब्रांसहाइड। ये वायरस संक्रमण रोग होते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इंटीरियर हॉर्न सेल से जो जुड़ी मांसपेशियां होती हैं वहाँ पे जाकर के ये हानि पहुंचाते हैं। इसे लकवा या फिर बाल पक्षाघात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पोलियो का क्या है? लकवा या फिर बाल पक्षाघात। कभी कभी इस वायरस से जानलेवा बीमारी भी हो जाती है जिससे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे सुचारू रूप से श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और इसमें बच्चे की मृत्यु भी होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कारण की। तो पोलियो जो होता है इसको पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं और ये संक्रमण रोग है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। ये पोलियो वायरस से होता है। तो पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। आमतौर पर छोटे बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है और ये जो आपका है किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल 0 से 2 वर्षों में ही होगा, ये किसी भी वर्ष में हो सकता है। 18 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फिर आगे बात करेंगे पोलियो वायरस की। तो पोलियो वायरस ये संक्रमण फैलाने का पूरा कार्य करता है और ये मुख या लार के माध्यम से फैलता है। वाइल्ड पोलियो वायरस क्या है? ये एक प्रकार का पोलियो वायरस है जो संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में जाकर के ये अपना फैलाव करता है और उन व्यक्तियों के लार और मुख के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से दूसरों पर भी आक्रमण करता है। इसका जो टीका है पोलियो वायरस का वो कुछ समय तक पोलियो रोधक टीके का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जिससे जो बढ़ रहे वायरस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं।
प्रतिरोधकता की अगर कमी है व्यक्ति के अंदर तो वहाँ भी ये पोलियो वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। पोलियो वायरस के साथ संपर्क अगर है तो फिर इससे व्यक्तियों में पोलियो का जो संक्रमण होता है वो काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। यदि एक व्यक्ति को है तो दूसरा व्यक्ति अगर उसकी देखभाल कर रहा है तो उसको भी पोलियो हो सकता है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है तो एक दूसरे से ये फैलती रहती है। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए क्या होता है कि जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के समय ही पोलियो की खुराक पिला दी जाती है, ताकि उनके अंदर पोलियो के जो संक्रमण है वो फैल ना पाए। परंतु जो बच्चे घर या गांव में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के 6 सप्ताह के अंदर पोलियो की खुराक पिला देनी चाहिए। और इस प्रकार अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर हम बच्चों में पोलियो होने से बचा सकते हैं। पोलियो के टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोलियो की दवा जन्म के समय से 6 सप्ताह या 10 सप्ताह या फिर 14 सप्ताह में प्राथमिक खुराक एवं 1 वर्ष में बूस्टर खुराक अवश्य पिला देना चाहिए। माँ का जो दूध है वो बच्चे को पोलियो के साथ पिलाना जरूरी होता है। जो भी बच्चे अन्य सभी प्रकार के संक्रमण से बचाता है, माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि बच्चे में फैल रही जो बीमारी होती है उसको उस बीमारी से भी बचाता है और उसमें संक्रमण होने से भी बचाता है। माँ का दूध, भोजन एवं पानी, ये सभी चीज़ें स्वच्छ होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए और इस पे मक्खियों का आवागमन ना हो, मक्खियाँ उस पर ना बैठ पाएँ। तो ये सभी सलाह देना चाहिए कि अगर किसी के भी बच्चे हैं तो वो अपने उस बच्चे का विशेष ख्याल रखें। व्यक्तिगत सफाई होनी चाहिए और भोजन जो भी आप दें और उसको हाथ धुल करके दें। ज़रूरत के अनुसार बच्चों को समय समय पे बताना भी चाहिए हर चीज़ कि कैसे वो हाथ धो करके सारी चीज़ों का सेवन करें। मलमूत्र निष्कासन के बाद भी बच्चों का हाथ धुलाना चाहिए और भोजन करने से पहले भी बच्चों का हाथ धुलाना चाहिए। बच्चे के मुंह तक कोई भी संक्रमण ना पहुंचे, इसके लिए विशेष ख्याल यहाँ पे आपको स्वच्छता पे रखना होगा। 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्वच्छता और पोषक जो खाद्य पदार्थ हैं वो देने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के संक्रमण में ना फैल पाएँ। इसके लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। यदि बच्चे को सर्दी, बुखार या दस्त है तो पोलियो वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। जब भी आप पोलियो वैक्सीन देने जाएं बच्चे को तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को किसी भी प्रकार से बुखार वगैरह ना हो, क्योंकि अगर उसमें आप देते हैं तो फिर इससे बच्चे को समस्या हो जाएगी। पोलियो की रोकथाम हेतु मुख्य के द्वारा पोलियो ड्रॉप्स बूंदों के रूप में दिया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोग अपने बचपन में पोलियो की बूंदें लिए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता था थोड़ा। और एक बार अगर पिला देते थे दोबारा जाके हम लोग कहते थे कि एक बार फिर से पिला दीजिए। तो इस प्रकार से पोलियो ड्रॉप्स आप लोग भी पिए हैं अपने बचपन में। ऐसे ही वो पोलियो ड्रॉप्स क्यों पिलाए जाते हैं? ताकि आपके शरीर में जो लड़ने की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको ये बढ़ाता है और रोगों से ये लड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होता है, ये निःशुल्क ये दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि आते थे 2 बूंद पिलाते थे, वो भी निःशुल्क, उसका कोई पैसा वगैरह चार्ज वगैरह नहीं होता था। पोलियो के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा उपनैदानिक, यानी कि सब क्लिनिकल में आपके क्या आता है कि इस प्रकार के पोलियो में किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति में ऐसे कोई भी पोलियो हो रहे हैं, अगर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है और ये अगर आपको हो रहा है सब क्लिनिकल, तो इसमें किसी भी व्यक्ति में अगर ये पोलियो हो रहा है तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र होता है उसको भी ये प्रभावित करता है। यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी को तो ये दिक्कत करेगा ही, बाकी आपके नर्वस सिस्टम को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पोलियो के कुल पहचाने गए मामलों में से 90% जो हैं वो आम तौर पर आपके सब क्लिनिकल जो आपके पोलियो हैं वही हैं, यानी कि इसको जल्दी पहचाना नहीं जा सकता है। गैर पक्षाघात की बात करते हैं तो इस प्रकार का पोलियो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हालांकि इसके परिणाम स्वरूप पक्षाघात नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं देखा जाता है। लकवा
लकवा तो बहुत ही गंभीर बीमारी समझ लीजिए कि ये है। लकवा, पोलियो, तीनों पोलियो का सबसे गंभीर और दुर्लभ होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें व्यक्ति को अगर लकवा मार गया तो उसका कोई भी जिस अंग के तरफ लकवा मारता है वो अंग बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, वो एकदम से सुन्न हो जाता है। तो लकवा जो है ये काफ़ी आपका कह लीजिए क्रिटिकल होता है। स्पाइनल, इसमें पोलियो होता है, रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित करता है। और बुलबार पोलियो होता है जो मस्तिष्क के स्तंभ ब्रेन स्टेम को ये प्रभावित करता है। बोस्पाइनल पोलियो होता है जो कि रीढ़ और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेरेब्रल पॉल्सी की। तो सेरेब्रल पॉल्सी का डिफिनेशन हम जानेंगे। सबसे पहले पैरट्स एम वेट्सो के अनुसार 1986 के अनुसार हम बात करेंगे। तो मस्तिष्क पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था होती है जो बच्चे के परिपक्वता से पहले हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि बच्चे के परिपक्व होने से पहले ही उसके मस्तिष्क में जो हानि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी। अगर ये सेरेब्रल पॉल्सी हो जाता है तो बच्चों में सामंजस्य की कमी हो जाती है, वो अपने शरीर पे संतुलन नहीं रख पाता है। सामंजस्य का मतलब है अपने शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई संतुलन नहीं रख पाता है, और उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है, वो चल फिर नहीं पाता है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियाँ तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है। सेरेब्रल पॉल्सी वाले जो भी बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, ना तो वो चल फिर पाते हैं, ना ही वो अपने से लेट पाते हैं, ना अपने से वो बैठ पाते हैं। मतलब एक तरीके से वो ऑन बेड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के कारण क्या होते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि प्रायः मस्तिष्क पक्षाघात के प्रमुख कारण गर्भावस्था से ही आपके जुड़े होते हैं, जिस समय जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है। अपरिपक्व जन्मा हुआ जो बच्चा होता है वो भी सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित हो सकता है, या गर्भवती माँ को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि बाद में आपके सेरेब्रल पॉल्सी के रूप में बच्चे में दिख सकता है। या जो बच्चे अपरिपक्व होते हैं, समय से पूर्व जन्म लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं, तो उनके फेफड़े का विकास अगर ठीक से नहीं हुआ है तो श्वसन लेने में भी उनको समस्या होती है। तो ऐसे में अगर वो सांस लेने में उन्हें समस्या हो रही है और ऑक्सीजन उचित मात्रा में उनको नहीं मिल रहा है तो भी बच्चे में आप देखेंगे कि उसका मस्तिष्क जो होगा काफ़ी प्रभावित होगा। बहुत से जो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क में पाए जाने वाले सफ़ेद जो पदार्थ होता है वो उसकी असामान्यता यहाँ पे देखी जाती है, वो ठीक तरीके से यहाँ पे कार्य नहीं करता है। यानी कि मस्तिष्क में वो संदेश पहुँचाने का कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से मस्तिष्क को सूचनाएं मिलती रहती हैं। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि अपरिपक्व जो जन्मे वाले बच्चे होते हैं, समय से पहले जो जन्मे वाले बच्चे होते हैं, उनमें जो सेरेब्रल पॉल्सी है वो नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर समय से पहले होगा, उसका मस्तिष्क डेवलप नहीं होगा, तो उस बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी होना तय है। ऐसे बहुतायत विश्वास किया जाता है कि मस्तिष्क पक्षाघात का प्रमुख कारण प्रसव के समय बच्चे को ऑक्सीजन न मिल पाने से भी होता है। अगर मान लीजिए समय से पहले बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, समय पे ले रहा है, तो भी उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो भी उसका मस्तिष्क जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, और उस टाइम पे बच्चे को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी उसका मस्तिष्क हानि की अवस्था में आ सकता है, डैमेज हो सकता है। ऐसे में बच्चे को आप बाद में देखेंगे कि उसको दौरा पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट हो सकती है, या फिर सांस लेने में समस्याएं हो सकती हैं, खाने में समस्याएं, या फिर सुस्ती, ये सभी चीज़ें लक्षण के रूप में बच्चे के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो वो किसका कारण हो सकता है? वो आपके सेरेब्रल पॉल्सी का हो सकता है। ऐसे ही कुछ स्थितियों में ये भी होता है कि प्रसव के दौरान भी जो दुर्घटना हो जा रही है, या फिर प्रसव के दौरान बच्चे को कोई औजार से लग जा रहा है, चोट वगैरह, तो इससे भी उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल सकती है।
या बाद में बच्चे के जन्म के बाद भी दुर्घटना हो रही है और मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है उसमें ज़्यादा रक्तस्राव अगर होने लगता है तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे को समस्या देखने को बाद में मिल सकती है। आगे बात करेंगे मस्तिष्क पक्षाघात की रोकथाम यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी के रोकथाम हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ब्रेन टॉनिक आता है और ये ब्रेन टॉनिक क्या होता है, ये मस्तिष्क की जो क्षति होती है इसके तुरंत बाद इस दवा को हम चालू कर देते हैं। लगभग 1 वर्ष तक ये टॉनिक हम बच्चे को देते हैं जिससे बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी ना हो। चिकित्सीय अभ्यास थोड़े कराए जाते हैं इसमें, शारीरिक और जो समस्या बच्चे में देखने को मिलती है तो उस पर संतुलन बनाने के लिए उसको कुछ ट्रेनिंग दिए जाते हैं और इस पास TCT को भी इसमें कम किया जाता है और इस चिकित्सा को CP में एक विशिष्ट विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो मस्तिष्क पक्षाघात है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो इसको तीव्रता के आधार पे, एक प्रभावित अंगों के आधार पे और एक चिकित्सीय लक्षणों के आधार पे। तो तीव्रता के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 3 प्रकार आते हैं। एक होता है आपका अति अल्प मस्तिष्क पक्षाघात, एक होता है अल्प और एक होता है गंभीर मस्तिष्कीय पक्षाघात। इसी में हम बात करेंगे प्रभावित अंगों के आधार पे वर्गीकरण। तो प्रभावित अंगों के आधार पे एक होता है मोनोफ्लेजिया सबसे पहले, फिर हेमीफ्लेजिया, फिर डाईफ्लेजिया, उसके बाद पैराफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया। इसको याद करने का तरीका भी हम बता देते हैं। प्रभावित अंगों के आधार पे MHDP क्या को हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में तो आप ऐसे लिखते हैं लेकिन हम क्या को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे MHDP क्या है, M का मतलब होता है मोनोफ्लेजिया, H का मतलब होता है हेमीफ्लेजिया, D का मतलब होता है डाईफ्लेजिया और P का मतलब पैराफ्लेजिया और क्या का मतलब होता है क्वाड्रीफ्लेजिया। तो आपको इससे बहुत बेटर तरीके से याद हो जाएगा। मोनोफ्लेजिया में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी बच्चा CP से प्रभावित होता है उसमें कोई एक हाथ उसका या तो आपको देखेंगे समस्या होगी या तो कोई एक पैर में होगा, दोनों में एक साथ नहीं होगा, कोई एक हाथ या फिर कोई एक पैर प्रभावित इसका हमेशा देखने को मिलेगा। हेमीफ्लेजिया में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति या बच्चा होगा उसका एक तरफ का, जैसे शरीर के पूरे आधे भाग, आधा भाग जो होगा वो एक तरफ का पूरा वो आपका ग्रसित होगा, यानी कि उसमें समस्या देखने को मिलेगी। डाईफ्लेजिया में आपके क्या होता है कि इसमें या तो दोनों पैर प्रभावित होंगे या तो दोनों हाथ प्रभावित होंगे, या तो ऊपर का दोनों हाथ या तो फिर नीचे दोनों पैर। पैराप्लेजिया में क्या होता है कि बच्चे के दोनों इसमें पैर प्रभावित होते हैं। और क्वाड्रीफ्लेजिया में क्या होता है कि इसमें दोनों हाथ एवं दोनों पैर प्रभावित होते हैं, या कह लीजिए कि पूरा का पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है क्वाड्रीफ्लेजिया में। तो ये आपके प्रभावित अंगों के आधार पे 5 प्रकार थे। इन पांचों को याद करने के लिए मैंने जो बताया आप लोगों को ट्रिक, MHDP क्या है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मोनोफ्लेजिया, हेमीफ्लेजिया, डाईफ्लेजिया, पैराफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चिकित्सा के लक्षण के अनुसार। तो चिकित्सा के लक्षण के अनुसार आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार में आपका सबसे पहला जो आता है वो इस्पास TCT आता है। इस्पास TCT का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति या बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी से प्रभावित होगा उसकी जो हड्डियाँ होंगी काफ़ी कड़ी और तनी होंगी मांसपेशियों के अंदर, जिससे बच्चे सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, वो सुस्त दिखाई देंगे और भद्दे दिखाई देंगे। उनकी जो गढ़न होगी काफ़ी अटपटी होगी, वो बहुत ज़्यादा क्रोध भी करते हैं और उनका जो ये हड्डियाँ होती हैं ये काफ़ी
तनाव में होती हैं, काफ़ी कड़ापन इनमें पाया जाता है। और एक तरफ इनका सिर भी कहीं ना कहीं घूमा आपको दिखेगा। उसके बाद आता है एथेटोसिस। एथेटोसिस क्या होता है? इसमें बच्चा अपनी गति पे नियंत्रित नहीं कर पाता है, वो एकदम से अनियंत्रित होता है और अपनी इच्छा से कोई भी अंग को वो मूव नहीं कर सकता है। यानी कि उसका जो सामंजस्य होगा वो सामंजस्य अपने ऊपर नहीं कर सकता है। उसके सभी जो अंग होंगे काफ़ी लचीले भी होते हैं। उसके बाद आता है अटैक्सिया। अटैक्सिया में क्या होता है कि इसमें बच्चे का या तो अस्थिर या फिर अनियंत्रित दोनों गति हो सकती है। इसमें बच्चे का जो संतुलन होगा वो भी खराब होगा और बैठने खड़े होने पर भी वो बच्चे गिर जाएंगे। अगर उन्हें आप खड़ा कर रहे हैं तो गिर जाएंगे, बैठाएंगे तो भी वो गिर जाएंगे, यानी कि ऑन बेड ही वो बच्चे रहेंगे। और मांसपेशियों में भी काफ़ी तनाव होगा और कहीं ना कहीं लोकोमोटर डिसबिलिटी भी देखने को आपको मिलेगा। अब बात करेंगे मिश्रित की। मिश्रित में क्या होता है? स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस ये दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि बच्चे का एथेटोसिस में क्या था कि ये सामंजस्य बिल्कुल नहीं स्थापित कर पा रहा था, बच्चा क्रोध में होता था और इसके साथ साथ उसकी जो मांसपेशियां तनी कड़ी और बहुत ज़्यादा तनाव में होती थी, तो इस वजह से वो बच्चे भद्दे भी दिखाई देते थे। तो ये मिश्रित इसीलिए इसको बोला गया। मिश्रित पे आपके स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सेरेब्रल के पॉलिसी के प्रकार थे जिसमें आप लोगों ने तीव्रता के आधार पे देखा। तो तीव्रता के आधार पे अति अल्प, अल्प और गंभीर 3 देखा। फिर उसके बाद प्रभावित अंगों के आधार पे आपने देखा MHDP क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया। फिर आपको मैंने बताया किसके आधार पे? चिकित्सा के आधार पे, जिसमें स्पास्टिसिटी, उसके बाद आपका आ जाएगा एथेटोसिस और अटैक्सिया और मिश्रित, ये 4 प्रकार आपके हैं। तो ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके सेरेब्रल पॉलिसी पेपर में आता ही आता है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसकी विशेषताओं बचपन में ही आपको इसके लक्षण दिख जाएंगे, पहली विशेषता। उसके बाद इसमें बच्चे में लोकोमोटर डिसबिलिटी रहेगी, बच्चे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे, वो सामंजस्य खो देते हैं अपने शरीर पे, किसी भी प्रकार का वो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। गर्भावस्था जन्म के तुरंत बाद ही आप इस नुकसान को देख भी सकते हैं। और इसमें जैसे कि मोटर स्किल्स मैंने बताया, ये आप देख सकते हैं, स्पास्टिसिटी आपको दिखेगा और डिस्किनिया ये भी अनैच्छिक चीज़ें इसमें अपने आप होती रहेंगी, गतिविधियाँ ऐसी। और उसके बाद ऐंठन भी होगा शामिल इसमें और नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा। मिश्रित यानी कि CP का जो आपने स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस ये दोनों लक्षण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अन्य की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक दिव्यांगता भी इसमें शामिल होगी। आपके दौरे पड़ेंगे बच्चों को और संवेदी हानि रहेगी। किसी भी प्रकार का जो भी आपका पक्ष होता है जो आपके विकास में आता है, ये कोई भी पक्ष इसमें डेवलप नहीं हुआ होगा। तो आप इतना ही जानिएगा, वृद्धि विकास भी कहीं ना कहीं रुक जाता है और इसकी योजना के लिए एक टीम निर्धारित होती है। इस टीम के माध्यम से उनको कुछ हद तक उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वहाँ पे प्रयास किया जाता है। प्रारंभिक निदान में अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूरोलॉजिकल कुछ परीक्षाएं होंगी जिसमें मस्तिष्क इमेजिंग और कभी कभी आनुवंशिक परीक्षण भी किया जाता है। विकासात्मक निगरानी भी की जाती है इसमें कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, उसका समय समय पर मूल्यांकन होता रहता है। कुल मिलाकर के आप कितना भी कुछ कर लीजिए तो बच्चे को थोड़ा बहुत ही आप सुधार कर पाते हैं कि वो अपना थोड़ा बहुत जीवन जी सके, बस इससे ज़्यादा आप इसमें सहायता नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये काफ़ी लंबा है तो आप पढ़ लीजिएगा, मांसपेशीय दुर्विकार के बारे में। मांसपेशीय दुर्विकार भी आपके इसी में है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है एक आनुवंशिक बीमारी होती है और
ये आनुवांशिक कारण ना होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। यानी कि आनुवांशिक कारण से भी हो सकता है और आनुवांशिक कारण से नहीं है तो भी ये बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे ये शरीर को कमज़ोर कर देती है और धीरे धीरे शरीर जो होता है वो क्षतिग्रस्त होता जाता है। उम्र बढ़ने लगती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी के रूप में पूरे शरीर में ये फैल जाती है। इसलिए इसे धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उपयोग की कमी देखी जाती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, उपयोग की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी बीमारी के समय सामान्य कारणों में से एक होता है और ये जीवन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बढ़ती उम्र की वजह से भी बीमारियां लग जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। चोट के दौरान भी आप देखेंगे कि मांसपेशियों में भारीपन और रिकवरी जो होता है, मतलब कोई चोट लग जाए तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, समय से अधिक समय लग जाता है उसमें। संक्रमण भी देखने को मिलता है और संक्रमण की वजह से मांसपेशियों में थकान बन जाती है और धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वो क्षरण यानी कि उस चीज़ को हानि पहुंचाने लगती हैं शरीर को। आयरन की भी कमी देखी जाती है और पुरानी बीमारियां अगर हैं जैसे कि मधुमेह यानी कि शुगर या हृदय रोग है या आपके किडनी प्रॉब्लम है, एनीमिया है या मांसपेशियों या रक्त विकार कुछ है, तो फिर इससे भी कहीं ना कहीं मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। और पुराने दर्द अगर हैं, बहुत ज़्यादा समय से लंबे समय से दर्द बना है, तो उससे भी शरीर कमज़ोर हो जाती है। चोट लगने से भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे चोट लगती है, मांसपेशियों पे चोट लगती है तो उसको भी हानि पहुंचता है। नींद, अगर कम नींद आ रही है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं समस्या बनती है। अनिद्रा, चिंता, अवसाद, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे हम फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, जो कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम जो गति या अनियंत्रित होता है उसके लिए भी हम फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, दवाएं दे करके, और कुछ हम यहाँ पे संतुलित आहार दे करके, मोटापे को रोक करके, और चलने फिरने से संबंधित कुछ एक्सरसाइज वगैरह हम करवा के इसको हम रोक सकते हैं। सर्जरी करवा के या फेस मेकर करवा करके इन सब से भी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं। एक होता है डचेन मांसपेशी क्षरण। डचेन इसका मतलब होता है कि ये सबसे गंभीर चिकित्सीय स्थिति होती है जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें लिया जाता है। ये तब होता है जब मांसपेशीय डायस्ट्रोफिन नामक एक निश्चित मांसपेशीय प्रोटीन का असामान्य हो जाता है या फिर ये कम हो जाता है शरीर में। तो इसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों की चारों ओर एक पतली सी झिल्ली बन जाती है जो कि बच्चों को या शरीर को कमज़ोर कर देती है और इन मांसपेशियों में छिद्र आ जाते हैं। बाद में फिर ये मांसपेशीय जो तंतु उसमें बनता है, धीरे धीरे मांसपेशियों का निर्माण करता है, वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरा आता है बेकर प्रकार का मांसपेशी क्षरण। तो ये डचेन मांसपेशी क्षरण के समान ही होता है, वैसे ही ये भी कार्य करता है। इसमें भी जो स्थिति होती है थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसमें मानसिक रोग भी आपके शामिल होते हैं। इस मायोटोनिक मांसपेशी क्षरण भी इसमें आपके शामिल है और ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लक्षण किशोरावस्था के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। लिम्ब गर्डल मांसपेशी क्षरण, ये आनुवांशिक बीमारी होती है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लगभग ख़त्म हो गया है। 1-2 बार अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ में हमारा ये सब यूनिट 2.1 ये हमारा ख़त्म होता है। कल हम वीडियो में देखेंगे 2.2 या फिर हम आज ही इसका वीडियो दे सकते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो हम आज भी इसको पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द सिलेबस कवर करना है। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। आई होप आप आज लोग फास्ट होंगे तो आप लोग आराम से लेट करके बैठ करके पढ़ लीजिए। थोड़ी वीडियो लंबी हुई है लेकिन आपके 4 दिव्यांगताओं की परिभाषा, कारण, रोकथाम, ये सभी चीज़ें पूछी गई थी।
थोड़ा सा ये टाइम लगा, जिसमें आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो और उसके बाद सेरेब्रल पॉल्सी और आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 4 दिव्यांगताएं इसमें पढ़ाई गई हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, उसको आपको सल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।